हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेम क्लासेज। आज की वीडियो में आप लोग यथार्थता और परिशुद्धता तथा यथार्थता और परिशुद्धता के साथ साथ मापन में क्या त्रुटि होती है या हम त्रुटि किसे कहते हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए हम सबसे पहले अगर मान लीजिए हम बात करते हैं यथार्थता की कि किसी मापन की यथार्थता क्या है। तो किसी मापन की यथार्थता मतलब इसमें परिभाषा आप देख सकते हैं। किसी मापन की यथार्थता वो मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। वैसे आपको ये परिभाषा समझ में नहीं आएगा, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए हम दुकान पे गए और हमको 5 किलो चीनी घर लेकर के जाना है। तो 5 किलो चीनी आप मान लीजिए, चलिए इसको हम 5 किलो नहीं मानते, हम बल्कि 5 किलो 500 ग्राम अर्थात 5.5 किलो चीनी हमें घर लेकर के जाना है। तो जब हम दुकान पे कहेंगे कि हाँ हमें 5.5 किलो चीनी चाहिए, तो वो दुकानदार हमें तौल करके 5.5 किलो चीनी देगा। अब वो चाहे कंप्यूटर कांटे से दे या तराजू से दे या किलो वाले बाट से दे, लेकिन वो हमें 5.5 किलो चीनी तौल करके देगा। अब थोड़ा परिभाषा पे ध्यान दीजिए। किसी मापन की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। कहने का मतलब यह हुआ कि हमें 5.5 किलो चीनी की आवश्यकता थी और दुकानदार ने हमें 5.5 किलो चीनी अगर दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मापित मान मतलब जो हमें तौल करके दिया गया या जो मापा गया वो और जो वास्तविक मान था वो दोनों क्या है, सेम है। अगर इन दोनों में कोई भी अंतर आता, मान लीजिए हमको चीनी हमने उसे 5.5 किलो कहा था, वो हमें 5 किलो 450 ग्राम ही देता, तो हमें यह तो पता चलता कि ये मान उसके वास्तविक मान से 50 ग्राम कम है। तो ऐसा जो मापन में जो भी कमियां आती हैं उन कमियों को हम यथार्थता के द्वारा पता करते हैं या वे कमियां यथार्थता की श्रेणी में आती हैं। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा नंबर है वो है परिशुद्धता। अब परिशुद्धता देखिए, किसी मापन की परिशुद्धता हमें यह बताती है कि मापित राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। अब वैसे यदि आपको परिभाषा समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं या मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जिसमें ये दोनों आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए कहीं शूटिंग रेंज पे निशाना लगाना है और उस निशाने में आपसे कहा गया कि आपको निशाना 5 चरणों में लगाना है और एक चरण में आप 6 गोलियों का उपयोग कर सकते हैं, या यूं कहा जाए कि एक चरण में आप 6 बार निशाना लगा सकते हैं और टोटल आपको 5 बार मौका दे रहे हैं। मतलब आप 30 राउंड फायरिंग करके किसी रेंज पे आपको निशाना लगाना है। मान लीजिए एक राउंड हमारा ये हो गया, एक राउंड हमारे पास ये हो गया तीसरा राउंड, ये हो गया चौथा राउंड और ये हो गया 5वां राउंड। यहाँ मान लीजिए कहीं बीच में कहीं सेंटर दिया हुआ है और हमें ये बताया गया है कि आपको इसी सेंटर पे निशाना लगाना है। अब मान लीजिए आप पहला राउंड निशाना लगा रहे हैं, मान लीजिए हमारा ए नंबर हो गया, ये बी नंबर, ये सी नंबर, ये डी नंबर और ये डी नंबर। अब अगर हमें पहले राउंड में निशाना लगाना है तो हमें निशाना कहाँ लगाना है, इस बिंदु पर। लेकिन मान लीजिए आपने निशाना 5 बार या 6 बार मान लीजिए आपने फायरिंग की और 6 बार में आपकी एक गोली यहाँ लगी, दूसरी गोली आपकी यहाँ लगी, तीसरी गोली आपकी यहाँ लगी, चौथी यहाँ लगी, 5वीं यहाँ लगी और 6वीं यहाँ लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि निशाना में कहाँ लगाना था, बीच में, लेकिन आप निशाना कहाँ लगा रहे हैं, किनारे। और सभी गोलियां जितनी भी राउंड आपने 6 बार, एक राउंड में 6 बार आपने फायरिंग किया, तो 6 के 6 राउंड में जो 6 गोलियां यहाँ इस बोर्ड पे टकराएंगी वो 6 गोलियां एक दूसरे से दूर टकरा रही हैं। सेकेंड नंबर पे आप देखिए, मान लीजिए आपने निशाना लगाया तो यहाँ 2 गोलियां यहाँ टकरा गई, 2 गोलियां यहाँ टकरा गई और 2 गोलियां यहाँ टकरा गई, तब भी आप निशाने पर नहीं है। मान लीजिए तीसरे राउंड में आपने 6 राउंड निशाना लगाया, 6 की 6 गोलियां आपकी यहाँ एक दूसरे के नजदीक हैं। उसके बाद फिर मान लीजिए आपने निशाना लगाया तो एक गोली यहाँ लगी, दूसरी यहाँ लगी, तीसरी यहाँ लगी, चौथी यहाँ लगी और 5वीं यहाँ लगी, 6वीं यहाँ लगी। ये 4 हो गया आपका। और 5वीं बार जब मान लीजिए आपने निशाना लगाया तो निशाना आपका एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और यहाँ।
मतलब ये हुआ कि आपको फायरिंग करने के लिए 5 चरण दिए गए थे और एक चरण में आपको 6 गोलियों का उपयोग करना था। हमने आपको 5 चरण बना करके दिखा दिए कि आपको फायरिंग कैसे करनी है और किस बिंदु पर। हमें ये जो सेंटर का हमारा ये बिंदु है, इसी बिंदु पर हमें फायरिंग करनी है। अब इस पूरे 5 के 5 चित्र में आपको अंतर दिख रहा होगा। कहीं गोलियां जिस बिंदु पर लगानी है उस बिंदु से दूर है और सभी की सभी गोलियां आपस में भी एक दूसरे से दूर है। यहाँ पर आप देखिए सेंटर बिंदु केंद्र पे जहां हमको निशाना लगाना था वहां से गोलियां दूर हैं, लेकिन इसमें सिचुएशन एक ये बन रही है, कंडीशन में ये बन रहा है कि दो गोलियां बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक लग रही हैं। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि 6 के 6 गोलियां शूटिंग रेंज जहां हमें निशाना लगाना है उस बिंदु पर तो नहीं है, लेकिन 6 की 6 राउंड गोलियां आपकी इकट्ठे एक ही बिंदु के नजदीक लग रही है। यहां आप देखिए इसमें 2 गोलियां तो बिल्कुल जहां हमको निशाना लगाना है उसके नजदीक है, लेकिन बाकी की 4 गोलियां उस बिंदु से ज्यादा दूरी पर हैं। उसके बाद यहां देखिए आप जो लास्ट राउंड आपने फायरिंग किया उसमें 6 की 6 गोलियां आपकी जिस बिंदु पर आपको निशाना लगाना था उस बिंदु के बिल्कुल नजदीक और एक दूसरे के भी नजदीक है। मतलब ये हुआ कि यहाँ टोटल 5 के 5 राउंड में हमें 5 बार अलग अलग कंडीशंस मिले हैं। अब इस कंडीशंस में हमें ये पता करना है कि किसमें परिशुद्धता है या किसमें यथार्थता है या किसमें दोनों नहीं है या कोई एक है। मतलब यह कि हमें इन 5 चित्रों के माध्यम से यथार्थता और परिशुद्धता में क्या अंतर है ये हमें पढ़ना है। तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यहाँ हमने फायरिंग कितनी की, टोटल 2 2 4 और 2 6 राउंड। 6 राउंड फायरिंग करने के बाद हमारा कोई भी निशाना ना तो केंद्र के नजदीक लगा और ना ही कोई गोली एक दूसरे के नजदीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां हमें निशाना लगाना था उस बिंदु तक हम नहीं जा पा रहे हैं। और जब भिन्न भिन्न मतलब 6 बार हमने अलग अलग निशाना एक राउंड में लगाया तो वो निशाना भी एक ही जगह पर नहीं जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला मान लीजिए अगर सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर है तो दूसरा सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस फायरिंग में ना तो हम परिशुद्धता सही से आंक रहे हैं और ना ही यथार्थता, क्योंकि ना तो हम इस बिंदु के नजदीक जा पा रहे हैं और ना ही 6 गोलियां एक दूसरे के नजदीक जा रही हैं। आप सेकेंड राउंड में आइए, यहाँ 2 गोलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बिंदु पर हमें निशाना लगाना था उस बिंदु के तो नजदीक हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यह है कि हमारी 2 गोलियां 6 गोलियों में से 2 गोलियां ये एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट नजदीक है। मतलब ये हुआ कि पहली गोली और दूसरी गोली की जो विभेदन सीमा थी वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसी या यूं कहें कि लगभग एक जैसी ही है। लेकिन फिर दूसरी और तीसरी गोली की जो विभेदन सीमा है उसके बीच में अंतर है, लेकिन तीसरी और चौथी जो गोली हमारे पास है वो फिर से दोनों एक दूसरे के नजदीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 गोलियों में से जो 2 गोलियों की परिशुद्धता, यहाँ देखिए किसी मापन की परिशुद्धता हमें यह बताती है कि मापित राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। मतलब अगर हमारी पहली गोली यहाँ पर लगी तो दूसरी गोली भी हमारी जस्ट इसी के नजदीक लग रही है। मतलब ये हुआ कि हम पहली गोली और दूसरी गोली के बीच में अगर अंतर देखें तो हमको बहुत थोड़ा जरा सा अंतर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम परिशुद्धता देखेंगे तो इन दोनों गोलियों की परिशुद्धता बिल्कुल एक जैसी है, इन दोनों गोलियों की परिशुद्धता बिल्कुल एक जैसी है और इन दोनों गोलियों की भी परिशुद्धता बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन यथार्थता मतलब हमें कहाँ मारना था और हम कहाँ निशाना लगा रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब इसमें क्या है, आपको यथार्थता नहीं मिलेगी लेकिन परिशुद्धता आपको कुछ मात्रा में मिल रही है। उसके बाद आप यहाँ आइए, यहाँ देखिए 6 की 6 गोलियां इकट्ठे हैं, लेकिन जिस रेंज पे हमको निशाना लगा था वहां से बहुत दूर है। मतलब यहाँ देखिए किसी मापन की यथार्थता वो मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। मतलब ये हुआ कि हमें ये पता है कि हमें निशाना कहाँ लगाना था, यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ से इतनी दूरी पर जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें यथार्थता का अभाव है। लेकिन किसी मापन की परिशुद्धता हमें ये बताती है कि मापित राशि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। तो हमें निशाना इस राउंड पे लगाना था, हमने 6 बार निशाना लगाया और 6 के 6 बार हमारी जो गोलियां थी वो सबकी सब बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक लग रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि यथार्थता तो इसमें नहीं है, लेकिन गोली चलाने वाले व्यक्ति की परिशुद्धता काफी हद तक अच्छी है। उसका निशाना लगभग एक बिंदु पर ही
एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक में लग रहा है। उसके बाद आप यहाँ चौथे राउंड में आइए। यहाँ देखिए ये दो गोलियां जो हमारे पास है, ये तो बिल्कुल जहां निशाना हमें लगाना था उसी के नजदीक है, लेकिन बाकी की 4 गोलियां उस बिंदु से बहुत अधिक दूरी पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 गोलियों में यथार्थता तो हम प्रकट कर सकते हैं कि जहां हमें निशाना लगाना था हम बिल्कुल उसी के जस्ट नजदीक हैं। लेकिन अगर हम परिशुद्धता की बात करेंगे तो इस बिंदु से सभी गोलियां एक दूसरे से दूर हैं। मतलब यथार्थता हमें कुछ मात्रा में मिल रही है, लेकिन परिशुद्धता हमें नहीं प्राप्त हो रही है। उसके बाद आप यहाँ आइए। यहाँ देखिए जो हमारे पास टोटल 6 गोलियां थी, ये 6 की 6 गोलियां बिल्कुल इस सेंटर बिंदु के बिल्कुल किनारे किनारे हैं। तो बिल्कुल किनारे किनारे होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब हमको ये दिख रहा है कि परिशुद्धता मतलब सभी गोलियां बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के नजदीक ही लग रही हैं। तो इसमें परिशुद्धता भी है और जिस बिंदु पर हमें निशाना लगाना था उस बिंदु के बिल्कुल नजदीक भी है। मतलब यथार्थता भी हमें प्राप्त हो रही है। ये आपको यथार्थता और परिशुद्धता के बीच का अंतर स्पष्ट करेगा। आप इसके माध्यम से यथार्थता और परिशुद्धता में क्या अंतर है ये आप क्लियर कर सकते हैं। इसलिए हमने आपको 5 एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा माप में त्रुटि। माप में त्रुटि मतलब त्रुटि हम किसे कहते हैं, जब किसी राशि को हम मापते हैं तो मापन के समय उस राशि में जो अनिश्चितता होती है, जैसे मान लीजिए अभी अगर आपको 5 किलो चीनी लेना है, अगर उसके पास 5 किलो का बांट नहीं है तो वो कोई जुगाड़ लगाएगा। हो सकता है कहे कि निरमा पाउडर 1 किलो का, इसको रखे मैं 5 किलो नाप दे रहा हूं तो 5 किलो हो जाएगा, या और कोई तरीका अपनाए कि हम इसको रखेंगे तो लगभग ये 5 किलो हो जाएगा आपको संतुष्ट करने के लिए। तो अगर वो किसी और यंत्र की सहायता से मतलब चाहे वो निरमा उपयोग करे या कोई अन्य साधन उपयोग करे, बांट को और कंप्यूटर कांटे को छोड़ करके, तो वहां से हमें ये क्लियर तो है, वो दुकानदार तो कह रहा है कि ये 5 किलो चीनी है, लेकिन हम इस बात के लिए क्लियर नहीं है कि क्या दुकानदार ने हमें 5 किलो चीनी ही दिया है। ये हो सकता है कि निरमे का पैकेट 1 किलो का ना होकर के 990 ग्राम का ही रहा हो, या ये भी हो सकता है कि निरमे का पैकेट 1 किलो ना होकर के 1 किलो 10 ग्राम रहा हो। तो चाहे वो 10 ग्राम हम पीछे जा रहे हैं या 10 ग्राम आगे जा रहे हैं, ये हम अभी क्लियर नहीं है। जब उस चीनी को हम किसी और नए माप यंत्र पे तौलेंगे, चाहे वो कंप्यूटर कांटा हो या किलो बाट वाला कांटा हो, तो वहां से हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या दुकानदार ने हमें 5 किलो चीनी ही दी है या कम और ज्यादा दिया है। अगर कम है या ज्यादा है मतलब ये हुआ कि ये त्रुटि है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। अगर कम है तो हमारा नुकसान हो रहा है, और अगर ज्यादा है तो दुकानदार का नुकसान हो रहा है। तो वो जो नुकसान होता है, जो अनिश्चितता मतलब 10 ग्राम इस तरफ जा रहा है कि 10 ग्राम उस तरफ जा रहा है, ये जो अनिश्चितता होती है, ये अनिश्चितता हमारी क्या कहलाती है, त्रुटि। मतलब किसी माप की अनिश्चितता को हम त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटि है क्या, ये हमने आपको बताया। त्रुटियां कितने प्रकार से हो सकती हैं, जैसे ऐसा तो है नहीं कि केवल मापते समय ही त्रुटि हो सकती है। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपको 5 किलो चीनी या 4 किलो चीनी दे रहा हो वो बेईमान हो। अगर वो बेईमान होगा तो आपको 100 ग्राम कभी चीनी देगा। तो मतलब ये कि वहां पर आपको मापन यंत्र के द्वारा 100 ग्राम चीनी नहीं मिल रही है, बल्कि जिस व्यक्ति से आपने चीनी लिया है उस व्यक्ति के द्वारा बेईमानी के कारण आपको 100 ग्राम चीनी कम मिल रही है। एक त्रुटि आपको यहाँ पर मिली, किसके द्वारा, मापन करने वाले व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति परीक्षण कर रहा है वो पैमानी कर करके या किसी भी अन्य तरीके से आपको 100 ग्राम चीनी कम देगा। दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए आप किलोग्राम से चीनी तोलवा रहे हैं, हो सकता है किलोग्राम का यंत्र ही कम हो। दुकानदार आपको कह रहा है कि भाई साहब ये 1 किलो का बांट है, हम इससे आपको तोल करके 1 किलो चीनी आपको हम दे रहे हैं। दुकानदार भी ये नहीं जानता कि ये बांट 1 किलोग्राम का है या 1 किलोग्राम में कुछ कम है या 1 किलोग्राम में कुछ ज्यादा है। तो जब दुकानदार को ये नहीं पता और आपको उसने 1 किलोग्राम चीनी अपने किलो बांट से उसने तौल करके दे दिया, उसके बाद अगर आपको चीनी कम या ज्यादा मिल रही है तो वो त्रुटि नंबर 2 किस श्रेणी में जाएगी, किसके द्वारा, मापन यंत्र के द्वारा। तो मापन यंत्र के द्वारा हमको दूसरी त्रुटि मिलेगी। पहली किसके द्वारा मिली थी, प्रेक्षक के द्वारा। मतलब प्रेक्षक के द्वारा हमको एक त्रुटि मिली, दूसरी त्रुटि हमें किसके द्वारा मिली, मापन यंत्र के द्वारा। उसके बाद एक तीसरी त्रुटि आपके पास आएगी। तीसरी त्रुटि यहां पर देखिए, इस त्रुटि में होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर कांटा है और बहुत तीव्र गति से हवा चल रही हो, अगर
किसी ऐसे स्थान पर जहां हवा का दबाव उस किलोग्राम या उस कंप्यूटर कांटे पर लग रहा हो, अगर वहां पर आप किसी राशि को मापेंगे या किसी राशि को आप मत मापे, सीधे कांटे को आप ऑन करके रख दीजिए, तो वो कांटा 2, 4, 5 ग्राम वजन पहले से ही बताता रहता है। क्यों? उस वायु के दबाव के कारण। तो उस वायु के दबाव के कारण मतलब क्या कि वो कमी ना तो दुकानदार की है और ना ही कंप्यूटर कांटे की है, वो कमी किसकी है? अपने चारों तरफ के माध्यम की। तो एक त्रुटि इस माध्यम के द्वारा भी आती है। सामान्यतः अगर हम देखें तो त्रुटियों को हम 2 जगह बांटते हैं। पहला हमारा है क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा हमारा है यादृच्छिक त्रुटि। अब उसके बाद हमें पढ़ना है कि क्रमबद्ध त्रुटि में क्या क्या आता है, यादृच्छिक त्रुटि में क्या क्या आता है। वैसे अभी आपको त्रुटियां और भी मिल सकती हैं, केवल 3 ही कंडीशन नहीं है, और भी कंडीशन में त्रुटियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। जैसे आपको त्रुटि और बता रहे हैं। नंबर 4, मान लीजिए आप किसी राशि को 10 जगह 10 अलग अलग लोगों से और 10 अलग अलग यंत्रों पर मापन करते हैं या तौलवाते हैं। तो ये हो सकता है, जैसे आपको विभेदन सीमा बताएंगे। जैसे अभी मान लीजिए अगर हम सीधे साधारण पैमाने से अगर हम लंबाई मापे तो हमको 1.0 तक माप सकते हैं या 1.2 मीटर तक। मान लीजिए हमने साधारण पैमाने से कोई राशि मापी कि इसकी लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर। अब मान लीजिए हमसे ये कहा जा रहा है कि हमको 1.756 इतनी मीटर हमको लंबाई की कोई वस्तु चाहिए, कोई मान लीजिए रस्सी हमको लेना है, कितने लंबाई की, 1.756 मीटर, मतलब इतना ही होना चाहिए, ना तो इतने से कम और ना इतने से ज्यादा। तो जब आप यहाँ मान लीजिए आपने मापा या दुकान पर आप गए, दुकानदार ने आपको माप करके दे कितना, 1.7 मीटर। तो यहाँ पर आपको 1.7 तो मिल रहा है, लेकिन पीछे का ये जो 5 और 6 है ये आपको नहीं मिल रहा है। तो ये किसकी त्रुटि है? मापक यंत्र के द्वारा। या मान लीजिए आप अभी स्क्रू गेज पे मापेंगे इसको, तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक दशमलव के बाद 2 अंकों तक का होता है। तो हो सकता है वहां पर आपको 1.75 मीटर लंबाई वो माप दे, लेकिन अभी क्या छूट रहा है, 6 नंबर। मतलब ये होता है कि अगर आप किसी वस्तु को मापित करवा रहे हैं या आप स्वयं से किसी वस्तु को माप रहे हैं और जितनी लंबाई या जितने द्रव्यमान का आपको कोई वस्तु चाहिए, अगर हम उसके अंतिम मतलब अधिकतम अल्पतमांक तक का मान अगर हम नहीं माप सकते तो भी हो सकता है कि उस वस्तु में हमें त्रुटि प्राप्त हो जाए। तो ये सभी जो कमियां होती हैं ये इस त्रुटि के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हमने त्रुटियों को 2 जगह बांटा है। पहला हमारा है क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा हमारा है यादृच्छिक त्रुटि। अब क्रमबद्ध त्रुटि क्या है और यादृच्छिक त्रुटि क्या है, ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।